मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक एनसीपीएल में शामिल ममता में बाकी सांसदों को भी न्योता चढ़ावा चोरी और वांगचूक पर गर्मा गर्मी के आसार। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा शुरू। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों को आंकड़ा हुआ अब 13। मध्य प्रदेश में आज यूसीसी बिल को मिलेगी मंजूरी। भोपाल के जगदीशपुर में होगी कैबिनेट की मीटिंग। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 70 की स्पीड में चलेंगी हवाएं। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां संसद सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे सरकार ने बुलाई अहम बैठक। संसद के एजेंडे पर होगी चर्चा। सरकार विपक्ष से करेगी सहयोग की अपील। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल से आपको बता दें कि मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके एक दिन पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां पर विपक्ष से भी सहयोग करने की अपील की जाएगी। ये बहुत बड़ी बैठक 11 बजे होने वाली है, जहां आपको बता दें तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी होगी। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे सरकार ने एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई है। इस बीच संसद के एजेंडे पर चर्चा होगी और साथ ही विपक्ष से भी सहयोग की अपील की है। और ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सरकार ने संसद के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आज यानी कि सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मॉनसून सत्र कल यानी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बैठक में सरकार संसद के एजेंडे को पेश करेगी और विपक्षी दलों से सहयोग की भी अपील करेगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कल से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने ये बेहद अहम बैठक बुलाई है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ठीक 11 बजे आज सर्वदलीय बैठक सरकार करने वाली है। विपक्ष से सहयोग की अपील की गई है। कई बड़े फैसले हो सकते हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सुबह 11 बजे सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की संसद और सुचारू संचालन और महत्वपूर्ण विधाओं के लिए सहयोग के लिए अपील की। और ये बैठक हर सत्र से पहले की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया होती है। सरकार का मुख्य जोर सत्र में एजेंडे को पूरा करने पर था। इसके साथ ही जबकि विपक्ष ने महंगाई, पेपर लीक और अन्य मजबूत बलों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। और अब देखना होगा कि संसद सत्र किस तरह से होने वाला है, क्या हंगामेदार होने वाला है। सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले आज ये बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने ये बैठक बुलाई है। तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही साथ सहयोग की भी अपील विपक्ष से की गई है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज यानी कि 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक होगी और कल देखिए मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। और संसद सत्र के शुरू होने से पहले ये एक बैठक जो है वो एक प्रक्रिया होती है कि किस तरह से संसद में मुद्दों को रखना है, किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और किस तरह से क्या क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं। और साथ ही साथ विपक्ष से भी सहयोग की अपील की गई है। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह, देखिए कल मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन संसद सत्र शुरू होने से पहले आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बीच? संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। मानसून सत्र
कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा, उनके पारित होने की संभावना है। यह मीटिंग आज रविवार 19 जुलाई को 11 बजे संसद भवन के एनेक्सी भवन स्थित मुख्य समिति कक्ष में होगी। इस बैठक के दौरान सभी दलों के सांसदों के साथ बात करके सरकार जो ये सुनिश्चित करेगी संसद का जो मानसून सत्र है, तो चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों में जो है सदन सुचारू चले। इस दौरान जो है सरकार 5 नए विधेयक भी लाने वाली। इन विधेयकों में जो है सरकार तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद जो बागी सांसद थे उन्हें भी न्योता दिया, चूंकि कल लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें एक अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र जारी करके बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में आज जो बैठक होगी उसमें कल से जो आगामी मानसून सत्र है उससे जुड़े अहम मुद्दों पर जो है और विधायी कामकाज पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह अपील की है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जो है सुचारू रूप से लाने के लिए विपक्ष सहयोग कर इसके लिए जो कई समिति मुद्दों पर जो राजनीतिक चर्चा हो सकती है। ये माना जा रहा है जंतर मंतर पर जिस तरह से कल सोनम वांगचुक को जबरन पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई है, यह मुद्दा आज सदनी बैठक में उठ सकता है। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है वो भी विपक्ष उठाएगा। इसके साथ ही साथ समाजवादी पहले ही कह चुके संसद में सरकार को घेरने का प्लान बना चुकी। सरकार को पत्र लिखकर भी ये उन्हें बताया था कि मानसून सत्र के दौरान जो है 5 नए बिल पर चर्चा होगी। इसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव, आयकर कानून में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव, एमएसएमई सेक्टर में जुड़े कानून में बदलाव, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में संशोधन वाले बिल पर चर्चा होगी। संसद का मानसून सत्र जो 20 जुलाई से चलकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जो महत्वपूर्ण विधेयकों पर जो चर्चा हो सकती है, इससे पहले सरकार सर्वदलीय बैठक करके सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय के लिहाज से आज की बैठक काफी अहम मानी जाए ताकि दोनों सदनों में जो कार्रवाई बिना रुकावट के चले। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने भी मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है, चाहे नीट पेपर लीक का मामला है, इसमें सरकार को घेरेगी। विपक्षी दलों का भी सरकार चाहेगी विभाजन करके 2/3 बहुमत हासिल करने की कोशिश करे, तो इसका भी जो है विपक्षी दल लगातार विरोध करेंगे। बिल्कुल, क्या लगता है सिने कमल, देखिए कल से संसद सत्र शुरू होने वाला है और इससे में आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। कौन से विधेयक कल संसद में रखने वाली है सरकार? जी, मैंने 5 विधेयकों का अभी जिक्र किया था। सरकार अभी जो है 5 विधेयकों की जो सूची जारी कर चुकी है। अभी तो कल सदन कार्रवाई शुरू होगी और जिस तरह के आसार है उसको देखते हुए हम नहीं कह सकते कि सदन कार्रवाई कल सुचारू रूप से चल पाएगी। क्या लगता है इस बार विपक्ष किस तरह से मुद्दों को रखेगी? क्या इस बार भी जो सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा, चाहे नीट यूजी पेपर का मामला, लीक वाला मामला रहा हो, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, अभी ताजा मामला जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर सरकार ने जबरन उठाया है, ये तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमले करेगी और दोनों तरफ तलवारें खींची होंगी। और जिस तरह के जो पिछले कई कार्रवाइयों के जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संसद सत्र के जो पहले 2-3 दिन होंगे वो काफी हंगामा खेज होंगे और सुचारू संचालन होने की कोई संभावना शायद न बन पाए। बिल्कुल, देखिए विपक्ष से भी सहयोग की अपील की गई है। किस तरह का सहयोग विपक्ष से सरकार चाह रही है? बिल्कुल सामान्य बात है। यह तो सरकार जब भी चाहेगी कि सदन कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष सहयोग करे। इस बार मानसून सत्र किन किन मुद्दों में सबसे ज्यादा टकराव की संभावना है? हालांकि आपने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन अगर 1-2 मुद्दे की बात करें तो कौन सा ऐसा मुद्दा रहने वाले जो जिस पर सबसे ज्यादा हंगामेदार सत्र होने वाला है? जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया था उससे मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो हंगामा होगा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा होगा, नीट यूजी पेपर लीक का मामला होगा और सोनम वांगचुक को जो है जबरन जो है जंतर मंतर उठाए जाने के ये जो मामले हैं, इसको लेकर जो है विपक्ष से लगातार सरकार को घेरेगी। बिल्कुल, देखिए 11 बजे ये बैठक होने वाली है, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
देखिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और ऐसे में सहयोग की अपील की गई है विपक्ष से। साथ ही कल संसद सत्र शुरू होने वाला है। देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और क्या हंगामेदार रहने वाला है इस बार भी सत्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज तीसरा दिन है। सीमावर्ती जिलों के डीएम-एसपी संघ बैठक करेंगे। बीजेपी सांसद विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। शासन संगठन पर देंगे अहम संदेश। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें अमित शाह के बंगाल दौरे का आज तीसरा दिन है। अमित शाह बंगाल के दौरे पर है, जहां आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। सीमावर्ती जिलों के डीएम से बातचीत करेंगे, एसपी से बातचीत करेंगे। बीजेपी सांसद विधायकों के साथ भी अहम बैठक करेंगे। गृह मंत्री शासन संगठन पर अहम संदेश देंगे और सभी की नजरें टिकी हुई है इस पूरे संदेश पर, जहां पश्चिम बंगाल में अमित शाह पहुंचे हुए हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। सीमावर्ती जिलों के डीएम-एसपी संग बैठक करेंगे गृह मंत्री। और शिंदे गुट के 6 सांसदों को मान्यता मिली है। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। ये बहुत बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा अध्यक्ष ने दल बदल को दी मान्यता। शिवसेना के सियासी समीकरण से में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और देखिए लगातार इस पर आवाज भी उठाया जा रहा था उद्धव गुट की तरफ से, लेकिन यहाँ उद्धव गुट को बहुत बड़ा झटका मिला है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ने दल बदल को दिया है। शिवसेना और इसके साथ ही शिंदे गुट में देखिए किस तरह से अब फिर से टकरार देखने को मिलेगा, जहां शिंदे गुट के 6 सांसदों को मान्यता मिली है। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है, ये बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा अध्यक्ष ने दल बदल को दी मान्यता। शिवसेना के सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, तो उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूनिटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे में गुट में विलय को आधिकारिक मान्यता दे दी है और इस फैसले ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है और संसद के निचले सदन में उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ और सिर्फ 3 रह गई है। ये बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है, जहां लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक संचार के अनुसार स्पीकर ने दल बदल विरोधी कानून और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत इस विलय को मंजूरी दी है। शिंदे का कट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 सांसद जो बागी विधायक थे, मां की जगह बागी सांसद थे, जिन्हें अब विलय के लिए पहुंचे हुए थे शिंदे गुट में, जिसके बाद अब स्पीकर ओम बिरला ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। उन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है विलय में होने की, जिसके बाद बताया जा रहा है कि शिंदे गुट को यह बहुत बड़ा झटका लगा है और अब शिंदे गुट को यह झटके के बाद बताया जा रहा है कि अब सांसदों की संख्या महज 3 ही रह गई है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक संचार के अनुसार स्पीकर ने दल बदल विरोधी कानून और अन्य संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस विलय को मंजूरी दे दी है। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित नए भवन का उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ से ज्यादा लागत में तैयार हुआ है अत्याधुनिक मुख्यालय। 24 घंटे 7 दिन राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र शुरुआत होगी। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर भी शुरू होगा, जहां कार्यक्रम में मंत्री और जन प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में आपदा मुख्यालय का आज उद्घाटन होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीन मुख्यालय का लोकार्पण करेंगे और इस भवन में 24 घंटे संचालित होने वाला अत्याधुनिक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र भी स्थापित किया गया है। भवन में 200 से अधिक लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक सभागार, क्लासरूम, लेक्चर हॉल, हॉस्टल और इसके साथ ही साथ लाइब्रेरी की भी सुविधा होगी। साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल कमांड कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। और देखिए, शहीद पथ पर स्थित डायल 112 मुख्यालय के पास स्थित इस भवन का निर्माण 200 करोड़ से अधिक लागत से किया गया है, जो कि बहुत बड़ी सौगात के तौर पर बताई जा रही है। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश को
ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए आज इस उद्घाटन होने वाला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नवीन भवन का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या कुछ खासियत है इस भवन का? आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सबसे वीआईपी एरिया यानी कि जहाँ जो कि स्मार्ट सिटी के रूप में बन रहा है, शहीद पथ के किनारे प्लासियो मॉल के पास ये भवन बनकर तैयार हुआ है। लगभग 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने ही इस भवन का शिलान्यास किया था और अब 200 करोड़ की लागत से ये बड़ा कई मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर से लेकर प्रशासनिक भवन और रुकने की भी व्यवस्था कुछ एसडीआरएफ जवानों के वहां पर की गई है। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री उसका लगभग 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर तैयार है। रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि कल रात से ही वहां पर हलचल शुरू हो गई थी। प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद था। आपको बता दें, एसडीआरएफ का जो भवन है, इससे न सिर्फ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भी जितनी भी आपदाएं होती हैं वहां तक सहायता पहुंचाने के लिए बहुत ही काम करेगा, क्योंकि ये हाईटेक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ एसडीआरएफ भवन बनाया गया है, जहां पर तुरंत ही सूचना मिल सकती है अगर कहीं आपदा होती है और वहां से तुरंत सहायता भेजी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए क्या लगता है अब पहले से ज्यादा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, पहले से ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त रहेंगी और तत्काल लोगों को सेवा मिलेगी? बिल्कुल, अगर एसडीआरएफ के जवानों के तौर पर देखें तो पहले भी उनके पास व्यवस्थाएं थी, संसाधन था, लेकिन क्योंकि अभी हाईटेक व्यवस्थाएं, हाईटेक जो औजार हैं उनके पास में बड़े अच्छे कपड़े, जिसमें चाहे आग लगी हो, चाहे बाढ़ आई हो, जिस आपदा के हिसाब से हर चीज की वहां पर व्यवस्था की गई है, जिसके चलते जवानों को इसमें काफी राहत मिलेगी। और अगर जवानों को राहत मिलेगी तो जनता को निश्चित तौर पर जो भी आपदा के पीड़ित होंगे उन्हें राहत मिलेगी। बिल्कुल, अब इस केंद्र से शुरू होने वाला आपदा समय रिस्पांस टाइम क्या होगा रमन? अब ये रिस्पांस टाइम अभी एसडीआरएफ का जो है वही रिस्पांस टाइम है, लेकिन अब यहाँ का जब ये कार्यालय सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, उसके बाद में एसडीआरएफ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो इसको लेकर क्या चर्चा करते हैं, कितना उनके पास व्यवस्थाएं हैं और कितने देर में अब वो कोई रिस्पांस पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। क्या ये सभी जिलों में लागू होगा? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसकी जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो किस तरह से होगा? सभी जिलों में जो भी एसडीआरएफ की टीम है उसकी मॉनिटरिंग जो है यहाँ से होगी। ये प्रदेश कार्यालय बना है और यहाँ से कोई भी अगर व्यवस्था, हालांकि हर जनपद में मुहैया कराई गई है व्यवस्था, लेकिन अगर जब बड़ी टीम भेजनी होगी तो लखनऊ से तुरंत भेजी जाएगी। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या 24 घंटे होगी, कैसे होगी? इसकी रियल मॉनिटरिंग हमेशा होगी, क्योंकि जिस तरीके से मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया है वो 24/7 इसकी मॉनिटरिंग चलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ पद के लिए 2300 आवेदन मिले हैं। जी हाँ, सीईओ की कुर्सी के लिए आपको बता दें कि मैदान में 2300 दावेदार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 3 सदस्यीय समिति करेगी सीईओ के नामों की छटनी, जहां नए सीईओ के सामने ट्रस्ट की साख बहाल करने की बड़ी चुनौती होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राम मंदिर में सीईओ के लिए 2300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ट्रस्ट के लिए ये पद जो है वो 2300 दावेदार बताए जा रहे हैं और इसमें से अब छटनी होगी और देखना होगा कि वो कौन सा नाम है जो सीईओ के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए कि बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही है, जहां 3 सदस्यीय समिति करेगी सीईओ के नामों की छटनी। 2300 आवेदन मिले हैं और अब इनकी जांच शुरू हो चुकी है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को गति दे दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी और अब तक करीब 2300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं और अब इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और पात्र उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीईओ चयन के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने आवेदनों की छंटनी का दायित्व लिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली और इसके साथ ही सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तमाम लोग मौजूद हैं। रमन, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए, आवेदन मांगा गया था, 18 जुलाई तक अंतिम तिथि रखी गई थी और 2300 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। अब देखिए इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? राम मंदिर चंदा चोरी मामला सामने आया, उसके बाद में जब ट्रस्ट की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि अब सीईओ के तैनात किया जाएगा, जो कि मंदिर के प्रशासन की पूरी व्यवस्था देखेगा और ट्रस्ट को भी रिपोर्ट करेगा और जरूरत पड़ी तो सरकार को भी रिपोर्ट करेगा। और इसको लेकर जो एलिजिबिलिटी जो आवेदन मांगे गए थे उसमें 2300 आवेदन आए हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारी शर्तें रखी गई थी, जैसे कि 20 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, चाहे किसी सरकारी विभाग में, चाहे किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी में, हिंदू होना चाहिए, प्रतिदिन पूजा करने वाला चाहिए, थोड़ा बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे और जो करियर उसका हो, वेदाग होना चाहिए, ऐसे तमाम एलिजिबिलिटी रखी गई थी। उसके बावजूद 2300 दावेदार इकट्ठा हुए हैं, 2300 लोगों ने आवेदन किया है। अब 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो तय करेगी और इन नामों पर चर्चा करेगी, आखिर कौन सा वो नाम है जो राम मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालेगा। अब इसको लेकर जो 3 सदस्यीय जो टीम है वो उसने काम शुरू कर दिया है और बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि जो भी 2300 आवेदन आए हैं इसमें लगभग आवेदन कुछ सीनियर लोगों के हैं, जो 50-55 साल की उम्र के ऊपर वाले हैं और लगभग सभी कहीं ना कहीं से अनुभव उनको होगा, प्रशासनिक अनुभव होगा, पूजा पाठ भी। ऐसे में ट्रस्ट के लिए जो 3 सदस्यीय जो टीम है उसके लिए ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम होने वाला है कि कौन आखिर एक व्यक्ति होगा जो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है और वहां के जो अभी दाग लगा है ट्रस्ट पर राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर, कौन है जो अपने कुशल प्रशासनिक अनुभव से उसे सही करेगा और मंदिर की जो व्यवस्था है, ना सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे अयोध्या की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आप इसका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार वो शख्स कौन होगा जो सीए की जिम्मेदारी निभाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीएफ का छावा पड़ा है। 171 कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। हरबंश मोहाल से वन्यजीव तस्कर दबोचा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कछुआ तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। फर्रुखाबाद से कछुए जुटाकर बंगाल भेजता था आरोपी। चीन बांग्लादेश रूट से जुड़े गिरोह पर एसटीएफ का ये बड़ा शिकंजा कसा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। चीन बांग्लादेश रूट से जुड़े गिरोह पर एसटीएफ का ये बड़ा शिकंजा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जाएगी। और देखिए तस्वीरें आपके सामने आ गई है। 171 ये कछुए हैं जिसको तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। हरबंश मोडाल, देखिए कछुआ तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क है उसका खुलासा हुआ है। फर्रुखाबाद से कछुए जुटाकर बंगाल भेजता था आरोपी। और अब देखिए इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 171 कछुओं के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया और अभी से पूछताछ की जाएगी कि इस कृत्य को वो कब से अंजाम दे रहा था और इसके गिरोह कहाँ है, इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अब आने बाकी हैं। इस आरोपी से पूछताछ की जाएगी कड़ाई से। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे 171 कछुए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कछुए का ये तस्कर था और ऐसे में बंगाल भेजता था इन सभी कछुओं को और अब इसे दबोच लिया गया है और अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है चीन बांग्लादेश रूट से जुड़े गिरोह पर भी एसटीएफ का यह शिकंजा कसा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अब इस आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। 171 कछुए के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हरबंश मोहाल से वन्य जीव तस्कर को दबोचा गया है और अब इस पूरे मामले में
पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी। देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और अब इस पर कार्रवाई होगी। साथ ही पूछताछ की जाएगी और पता भी लगाया जाएगा कि कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल है, इस कृत्य को कब से अंजाम दे रहा था और इसके साथ ही साथ कहां-कहां इसके गिरोह छिपे हुए हैं। कछुआ तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी के साथ आपको बताते चले, ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां 171 कछुए की तस्करी जो है वो इस वक्त की जा रही थी और इसी के साथ इस आरोपी को दबोच लिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।